एमसीक्यू सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं और थर्ड स्लाइड कंप्लीट हो गया था हम लोग का। 3 स्लाइड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हिस्ट्री का। फोर्थ स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन होगा, S60 लर्निंग्स पे सेशन कंटिन्यू हो रहा है। और तीसरा स्लाइड है, चौथा स्लाइड 111 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किया था। सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए धम्म महामात्र का नियुक्ति अशोक ने की थी। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय 123rd क्वेश्चन। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन फर्स्ट बैटल, इसे कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। तो 2 बैटल हुए थे तराइन के, ये दोनों मैं लिखवा दे रहा हूँ। तराइन, ठीक है, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। पृथ्वीराज, पृथ्वी वर्सेस गोरी, जिसमें पृथ्वीराज पहली बार जीते थे लेकिन सेकंड टाइम पृथ्वीराज हार गए थे। पृथ्वी वर्सेस गोरी, ये भी सेकंड बैटल ऑफ तराइन था। तो 2 बैटल हुए थे कंसेक्यूटिव ईयर्स में। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में नागपुर में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का फर्स्ट सेशन 1933 में नागपुर में आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा, देखो पुरातात्विक स्रोत में खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिले हैं। हड़प्पा में खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करता है, ठीक है। बेलन दर्रे के पास स्थित है, बोलन दर्रा। ये क्वेश्चन कह रहा है बोलन दर्रे के पास कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, तो मेहरगढ़ हो गया। और अगेन मैंने बता ही दिया कि खेती के भी साक्ष्य, जुताई किए गए हल के साक्ष्य, ये सारी चीजें मेहरगढ़ से ही मिली हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया, पांड्यन और पल्लव। पी से पांड्यन और पी से पल्लव, इन 2 राज्यों को शासक विजयालय द्वारा के अधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, वन ऑफ द फेमस फ्लूट म्यूजिशियन है हरिप्रसाद चौरसिया, और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा जो कि गिटार वादक हैं, के साथ मिलकर एक कंसेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 में शिव कुमार शर्मा, ये संतूर बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा फेमस म्यूजिशियन है संतूर के। म्यूजिशियन वाले सेशन में, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट वाले सेशन में मैंने बताया था। हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी वादक हैं, गिटार वादक कौन है, ब्रिजभूषण काबरा, और ये शिव कुमार शर्मा, तीनों लोगों ने मिलकर कॉल ऑफ द वैली, ये 1967 में एल्बम एक डिजाइन किया था। कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में, तो ये देखो वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का था। ये सिर्फ सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लिटन लेकर आया था, वारनाकुलर प्रेस एक्ट, कि कोई आपत्तिजनक चीजें जो ब्रिटिश जो है हुकूमत के खिलाफ हो, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के, आप नहीं छाप सकते हैं। इंडिया शब्द इंडस से बना है, जिसमें संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु नदी भी है, और पहले लोग सिंधु नदी के नाम से ही इंडिया को सिंधु प्रांत भी कहा जाता था, और इंडस तो वहीं से आया। राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, सरकारी आयोग के द्वारा डिसाइड होता है। राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष हो, ये सरकारी आयोग के तहत होता है, सरकारी आयोग के सिफारिश पे। निम्नलिखित में कौन सा प्रशस्तियों और भू अनुदान के संबंध में सही है, ठीक है। ये तो असर्शन रीजन का, इसमें दोनों ही सही है, 1 and 2। प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई होती हैं, ऑफ कोर्स पढ़े लिखे विद्वानों द्वारा ही ब्राह्मणों द्वारा प्रशस्तियां रची होती है। देखो इसमें ब्राह्मणों का जिक्र है, विद्वान में कास्टिज्म किया गया है। राजा
प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। देखो दोनों केस में, पढ़ाई में भी और भूमि लैंड में भी ब्राह्मणों को स्थान दिया जाता था। पहले के टाइम में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ 7,000 वर्ष पूर्व। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ 7,000 वर्ष पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट। बीसी है, वर्ष पूर्व है। रॉबर्ट क्लाइव, देखो सिराजुद्दौला वाला आ गया ना, 1757 में है, 51 नहीं है, ये 57 है, गलत प्रिंटिंग है, 1757 है। ये प्लासी का युद्ध हुआ था ना, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के, देखो पीसी महानुबोलिस को क्या कहता है, इंडियन इकोनॉमी का अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष, इन्हें स्टैटिस्टिक ऑफ मैन भी कहा जाता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल मैन, पीसी महानुबोलिस। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह बीटिंग रिट्रीट समारोह। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह होता है बीटिंग रिट्रीट समारोह। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था 1944 में। 3 साल बाद तो भारत आज़ादी हो गया 47 में, और 3 साल पहले 44 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। 55 में क्या हुआ, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम क्या था, कार्वे समिति। कार्वे समिति के बारे में मैंने थ्योरी क्लास में भी डिस्कस कराया था। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए, कार्वे समिति। ठीक है, जिनको याद नहीं हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट किया हुआ है। निम्नलिखित में से शासनकाल का कौन सा युग सही है, शेरशाह सूरी 1540 से 45 और अकबर 1556 से 1605। देखो दोनों ही सही है। अभी मैंने अकबर का कार्यकाल बताया था, 1556 में बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर 1556 से 1605 में किया, क्योंकि अकबर के पिता जो थे हुमायूं, वो 1530 से 1556 तक शासन किए थे। ठीक है, उसके बाद अकबर आया। तो ये दोनों ही है, शेरशाह सूरी 1540 और 1545, क्योंकि शेरशाह सूरी का 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था। बेलग्राम, या फिर और भी एक नाम था इसका, एक तो कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 40 में नहीं, 39 में लड़ा गया, 40 में लड़ा गया था। चौसा बताए थे हम ना कि चौसा 40 नहीं होता है, 39 होता है। चौसा भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही लड़ा गया था। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट में के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये 1858 हो गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी, और हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन, और 1960 में हुआ था। एमएस स्वामीनाथन को इंडिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। बंगाल विभाजन बता ही दिए थे हम 1905 में। वास्को डी गामा भी आसान है, 1498 में आया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था सबसे पहले। और भारत आने वाली समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डी गामा ने ही की थी, पहला पुर्तगाली था। श्याम जी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। ये भी रिपीट कर गया ना, श्याम जी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की थी, तब जब बंगाल विभाजन हुआ था। दोनों काम एक साथ, गरम दल और नरम दल इसी बीच अलग हुए थे। गरम दल और नरम दल, नरम वर्सेस गरम, ये भी बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था। ठीक है, 1907 में, 1907 में
सूरत स्प्लिट कहा जाता है इसको, सूरत स्प्लिट, जिसमें गरम दल और नरम दल दो भागों में कांग्रेस बट गया था। कांग्रेस के दो पार्ट हो गए थे, गरम दल और नलम दल। और बंगाल विभाजन 1905, इसी समय श्याम जी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये भी असर्शन है, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। दूसरा असर्शन क्या कह रहा है, लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन था, तो केवल फर्स्ट सही है, ओनली फर्स्ट की शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे थे, ये कथन सही है। ठीक है, तो हरित क्रांति के बारे में मैं सोच रहा हूँ कुछ बता दूं। ठीक है, तो हरित क्रांति के लिए लिखो, भारत में हरित क्रांति और हरित क्रांति फसल, तो फसल में गेहूं था, हरित क्रांति फसल में क्या आएगा, गेहूं। ठीक है, दूसरी चीज MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन होता है, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके साथ क्या हो जाएगा, आया कब था, 1960 में। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में की गई थी। इसके साथ और क्या क्या बता सकते हैं हरित क्रांति में, फसल बता सकते हैं, किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, तो गेहूं था, गेहूं पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, तो चलो ये दो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम वंश से संबंधित थे, चोलों से। राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश से संबंधित थे। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड से दिल्ली में जो महरौली का लौह स्तंभ है, महरौली में स्थित है लौह स्तंभ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था, रोहतक। रोहतक किस प्रांत में, हरियाणा रीजन में है, और ये 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। ठीक है, प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर 1206 से 1290 की ईस्वी सन में शासन किया था। तो यहाँ से मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बता देता हूँ, दिल्ली सल्तनत कितने भागों में बटा था और क्या था। तो लिखो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे। ठीक है, और कोई सादा ब्लैंक पेज देखते हैं, हाँ यहाँ लिखो दिल्ली सल्तनत। सल्तनत, ठीक है। हाँ, ये इसमें 5 राजवंश हुए हैं, 5 वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश फेमस रहे हैं, बाकी और भी रहे हैं, वो छोटे थे, बहुत जल्दी खत्म हो गए, लेकिन 5 जो थे वो दबदबा था दिल्ली सल्तनत में। पहला गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी, जो 1206 से 1290 के बीच शासन किया था, गुलाम वंश। और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसका टेन्योर कितने के बीच में था, 1206 से 1290। उसके बाद आया गुलाम के बाद खिलजी, गुलामों के बाद खिलजी का राज आ गया, खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके संस्थापक थे, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और किस ईयर में था ये, कितना इसका टेन्योर, 1290, क्योंकि गुलाम वंश जब खत्म हुआ 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी आ गया 1290 से 1320। अभी देखते हैं कौन सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया है। ठीक है,
गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तीसरा क्या हो गया? तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अगर किसी को ये याद ना हो पाए कि कौन संस्थापक था, तो देखो याद करने का डिकोडिंग टेक्निक बता दे रहा हूँ मैं। देखो सब में दीन है, द है। देखो कुतुबुद्दीन में भी, कुतुबुद्दीन में आधा द है, जलालुद्दीन में भी आधा द है, और गयासुद्दीन में भी आधा द है। तो याद कर लेना। इसका टेन्योर था 1320, क्योंकि ये 1290 से 1320 तक की है सब। उसके बाद 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश, ठीक है। इसके संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र, खिज्र एक हमारे टीचर भी थे, खिज्र सर नाम था उनका, खिज्र खां। खिज्र खां थे सैयद वंश के संस्थापक। तो इनका नाम अलग हो गया ना, तो ये याद रखना, खिज्र खां जो थे वो सैयद वंश के संस्थापक थे। और टेन्योर क्या था? टेन्योर था 1414, क्योंकि ये खत्म हुआ है 1414 में, तो फिर ये भी शुरू हो जाएगा 1414 से 1451। ये सबसे छोटा लग रहा है मेरे को। ये भी काफी सालों का अंतर है, 80 और 10, 90, 4, 94। उसके बाद आया लोदी वंश। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जो इन वंशों से रिलेटेड है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो बहलोल लोदी इसका संस्थापक था, और ये 1451 से 1526, क्योंकि इसके बाद बाबर आ गया। 1526 में बाबर आ गया, और फिर वो 1526 से 1530 तक शासन किया, 4 साल बाबर, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और यहाँ से फिर जो है मुगल वंश का स्थापना। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कहाँ था? अफगानी था। बाबर अफगान से आया हुआ था, ठीक है। बाबरनामा इसी ने लिखा। तो ये हो गया। तो 1206 से 1290 तक दिल्ली में कौन था? 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, ठीक है। ये पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पहला वंश कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 434, 434। इतने प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। वास्को डी गामा रिपीट कर गया ना, 1498 में कालीकट बंदरगाह पे आया था। जमेरिन ने इसका स्वागत किया था। एक क्वेश्चन आता है कि कौन इसका स्वागत किया था। थ्योरी क्लास में मैंने बताया है, इसमें मैंने बता चुका हूँ, जमेरिन ने इसका स्वागत किया था। देखो वास्को डी गामा आया है और जमेरिन ने इसका स्वागत किया है। यहाँ पे जमेरिन बताया ना, तो ये थ्योरी क्लास था, हिस्ट्री की थ्योरी सेशन मैंने लिया था पूरा कंप्लीट। तो ये सेशन वॉच कर लेना जिनको भी देखना हो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वॉरेन हेस्टिंग का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग आया था, पहला गवर्नर जनरल था भारत का। तंजावुर की राजधानी किस राजवंश की थी? अभी पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, पिछले स्लाइड में भी, 2 स्लाइड पहले। ये भी रिपीट कर गया ना, टीसीएस क्वेश्चंस ऑलवेज रिपीट करता है। अहमदनगर, ये भी चोल वंश के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित किया गया था अहमदनगर को। चोलों ने और चालुक्यों ने काफी मंदिरों का निर्माण हमारे देश में कराया था, भारत में। तो अहमदनगर मंदिर नगर के रूप में चोल वंश में विकसित किया गया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध कहते थे। मगध, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहते थे। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी, 12वीं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें 12वीं सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित की गई थी। 12th सेंचुरी, 12वीं सदी का मतलब 1200 वर्ष के टाइम। अब 1200 के टाइम कौन था? गुलाम वंश था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के समय, क्योंकि ये 1206 से
1290 के बीच में आ रहे हैं सब ना, लगभग लगभग 1200 के आसपास गुलाम वंश थे सब जिन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा इसका, क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये भी तुम यहाँ से भी डिकोड करके क्वेश्चन एग्जाम में टिक कर सकते हो। निसुब्बुसुद्दीन देवी का एक मंदिर बनवाया विजयालय ने, ये भी क्वेश्चन मैंने रिपीट समझा दिया। निसुब्बुसुद्दीन मंदिर का निर्माण, देवी के मंदिर का निर्माण विजयालय ने कराया। चोल राजा था विजयालय, चोल वंश का संस्थापक भी था ये विजयालय। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? जुलाई 1947 में। कौन सा द्वीप भारत का एक हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो कि भारतीय भूमि के दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? एहोल। देखो चोलों की राजधानी विजयालय और क्या थी? चोलों का राजधानी, चोल वंश ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? बताओ कमेंट में। ये चालुक्यों का था एहोल। हिंदू कॉलेज अगेन रिपीट कर गया बनारस में, तीसरी बार एक क्वेश्चन रिपीट किया, थर्ड टाइम इसी स्लाइड में। अभी तक 3 स्लाइड में बता चुका हूँ, ये चौथा बार है, थर्ड टाइम से क्वेश्चन रिपीट किया। हिंदू कॉलेज की स्थापना तो ये बनारस में 1791 में हुई थी। फासियान ने निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से अपने घर वापस आने की यात्रा शुरू की? बंगाल से। तो देखो सब कालीकट जो है बंदरगाह बंगाल के पास ही था, सब उधर ही आते थे, सब हुगली और जितने भी समुद्री मार्ग से आने वाले बाहरी जो आगमन हुआ है बाहरी लोगों का, वो लोग बंगाल में ही बंगाल पे ही आते थे, फिर वापस वहां से लौट जाते थे। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे कर्नाटक से। कोलार की खानें कर्नाटक में ही है ना, कोलार, जहाँ सोने और हीरे दोनों पाए जाते हैं। तो कोलार, हड़प्पा के लोग वर्तमान में सोना लाते थे कोलार की खान से, कर्नाटक में है। तो ये तो याद ही हो जाएगा तुम लोगों को। वास्को डी गामा देखो फिर आ गया, ये क्वेश्चंस ऑलवेज रिपीट कर रहे हैं। सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह, अब नमक सत्याग्रह के बारे में बता देता हूं मैं। तो नमक सत्याग्रह ये कितने दिनों तक चला? ठीक है, तो ये 12 मार्च से 12, इसका आधा कर दो 6 और 1 महीना और बढ़ा दो अप्रैल। कितना दिन हो गया? टोटल 24 दिन हो गया ना। 12 मार्च से 12 मार्च अप्रैल 1 महीना हो जाता, लेकिन 12 नहीं आया, 6 कम कर दिए, टोटल 24 दिनों का, 24 डेज का। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, याद कर लेना। 24 दिनों का ये प्रोग्राम था जो कि गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी स्टार्ट्स, ठीक है। और ये 12 मार्च, ईयर बता दो, ईयर छूट गया ना, 1930, 1930 में आया था नमक सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो ही गया। कहाँ पे? ये है ना नमक सत्याग्रह। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। अवध पर सहायक गठबंधन संधि 1801 में लागू की गई थी अवध पे। पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी फिजिसिस्ट 1930 में प्रतिकण एंटी पार्टिकल, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये सब न्यूक्लियर पार्टिकल हैं। एक होता है एंटी पार्टिकल, जैसे पॉजिट्रॉन है, अल्फा न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन है, फिर से इलेक्ट्रॉन का ही और है वर्जन पॉजिट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सारे एंटी पार्टिकल्स हैं। मिन्हाज ए सिराज सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था। मिन्हाज ए सिराज, ये सुल्तान इल्तुतमिश, जिसने क्या बनवाया था इल्तुतमिश ने? तो ये निर्माण कार्य पूर्ण कराया था ये कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार।
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। ठीक है, और ये इसके समय मिन्हाज ए सिराज क्या था? हिस्ट्री का लेखक था, इतिहासकार था। अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के समय था और ये कब था? 1904 में इसकी स्थापना की थी, 1904। अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और ये क्या था? गुप्त संगठन था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। यह सेशन रीजन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा सही मेल खाता है? शक जो है पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत, और दूसरा वकाट वंश। एक शक वंश था, एक वकाट वंश था, जो मध्य और पश्चिम भारत तक जो है फैले थे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। देखो, शक वंश के बारे में मैंने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से बताया है और वकाट वंश के बारे में भी। तो ये दोनों वंश मैंने वहाँ पे बताए थे कि इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो, इम्पोर्टेंट करके आ गया ना यहाँ पे भी। हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ अगेन रिपीट कर गया। घर में अवशेष जो है पहले वर्गाकार या तो स्क्वायर शेप में होते थे या रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। चितरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या बनाया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। और चितरंजन दास गुरु किसके थे? ये सुभाष चंद्र बोस के। देखो, चितरंजन दास गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के और इन्होंने 1923 में सीआर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, इन लोगों ने मिलकर। और ये गुरु किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था, हम बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं? भगत सिंह, जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई, उन्होंने कहा था कि हम बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते, हम समाज में क्रांति चाहते हैं जिससे हमारा देश क्या हो? स्वतंत्र हो, आजाद हो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं 136 क्वेश्चन। 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं पर, द्रव के सभी दीवारों पर समान दाब पड़ता है, पास्कल्स पार्शियल प्रेशर। ये मैंने फिजिक्स वाले सेशन में बहुत अच्छे से भी बताया था। पास्कल ने ये बताया कि सपोज करो कि ये एक, जैसे तुम्हारे घर में क्या होगा, एक बकेट होगा, बाल्टी होगी, उसमें अगर तुम पानी भरते हो तो उसके हर पॉइंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट इक्वल प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, इक्वल प्रेशर P1, मान लो यहाँ पे P1 प्रेशर जनरेट हो रहा है इस साइड, नीचे की तरफ P2 जनरेट हो रहा है, इस साइड P4 जनरेट हो रहा है, और फाइनली पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P इक्वल टू समेशन ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। यही पार्शियल प्रेशर है, पास्कल्स पार्शियल प्रेशर, पास्कल्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा ना कि किसी भी बाल्टी ले लो, उसके किसी भी दीवार पे जो प्रेशर लगने वाला होगा उसका जो सम होगा वो इक्वल होगा टोटल प्रेशर के, पी टोटल। ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के क्या होगा? सम होगा और इक्वल होगा। P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू, ये सब इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल सम P के। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। देखो, कर्ण से कर्ण वो याद कर लो, और वासुदेव श्री कृष्ण है ना, तो कर्ण और श्री कृष्ण की दोस्ती थी। अब कर्ण वंश के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी आएगा। कर्ण वंश, कर्ण वंश, तो कर्ण से तो याद कर लो कि ये वासुदेव क्या थे? इसके संस्थापक थे, कर्ण वंश के। और ये 1773 BC, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, से
30 BC के टाइम पे था ये राजवंश। 73 BC से 30 BC के टाइम ये राजवंश था। 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की संस्थापक हैं। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ठीक है, बता चुके हैं सबको। मैकाले के विवरण के दौरान आधार पर अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम 1835 में आया था। मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ये 1835 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ऊपर के क्वेश्चंस नहीं बताए थे क्या? चाहिए मदुरई शहर, ठीक है, ये देखो 150 क्वेश्चन। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें जो बचपन में स्कूल जाने से नफरत करता था और स्कूल जाने से उसे घुटन भरा और दमनकारी लगता था। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा लगता था कि स्कूल जाना दमनकारी है, घुटन होता है, स्कूल में नफरत करते थे। और देखिए गीतांजलि, जनगण मनगढ़ हमारा राष्ट्रीय गान है, वो इन्होंने ही लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। परमहंस मंडली बता चुके हैं 1840 में। अश्वनी कुमार दत्ता ये क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे। स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे अश्वनी कुमार वर्मा। भारत में रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था 1978 से 1980 के बीच। भारत में रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच में होता। 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये आता था। मृणालिनी साराभाई को 1992 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण। तो मृणालिनी साराभाई किस चीज की नृत्यांगना है? तो मृणालिनी साराभाई ये कथक की नृत्यांगना है कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। उन्नीस के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? लोहा और इस्पात पे। ह्वेनसांग, तो ये तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा कहाँ पे है बताएं? बिहार में है। नालंदा क्या अभी डिस्ट्रिक्ट है? मुर्शिदाबाद। कौन सा शहर बंगाल की राजधानी बना? 1704 में मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया गया। पुहार या कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? चोल। बाबर ने 1530 में दिल्ली पर शासन किया था, तो 1526 से 1530 तक शासन किया था बाबर दिल्ली पे, और 1530 में क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? शेरशाह सूरी। देखो शेर खान नहीं है, शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, उसे ही लग रहा है शेर खान कहा जाता है। शेरशाह सूरी, जो कि चौसा का युद्ध 1939 में हुआ था। मैंने बताया था ना चौसा 40 नहीं 39 होता है, तो 1939 में चौसा की लड़ाई हुई थी। देखो 1939 नहीं 1939 नहीं 1939 में चौसा की लड़ाई नहीं हुई थी। 1739 1539 में चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी और 1540 में बेलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो देखो यहाँ पे है 1539 चौसा। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग 12,000 वर्ष से पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व है। बिफोर क्राइस्ट, बीसी की बात हो रही है। 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व।
निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? गयासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 के बीच गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किसे अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? कदम्ब मयूर शर्मण ने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपनाया और कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। कदम्ब मयूर शर्मण भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक का है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जिसे नेशनल रिकॉर्ड रूम कहते हैं। नेशनल रिकॉर्ड रूम ये 1920 के दशक का है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये किराना घराने थे। पंडित भीमसेन जोशी जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, ये भी किराने घराना से थे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये किस घराने से थे? तो ये किराना घराने से थे। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली के नदी के तट पर स्थापित की गई थी 1651 में। पहली बार भारत में बंगाल में इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक 3 जिल्द बृहत कृत पुस्तक जो है प्रकाशित किया था 1817 में। जेम्स मिल के बारे में और कुछ बताओ। तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये जेम्स मिल ने लिखा था। ये मैंने थ्योरी क्लास में बताया था। कमेंट में अभी तक किसी ने नहीं लिखा जेम्स मिल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1925 के टाइम पे हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है। काकोरी कांड हुआ था 1925 में। चौरी चौरा 1922 में हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1885 में ए हो ह्यूम ने कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 72 ने। और सेकंड अधिवेशन में 434 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 434 लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो ये तो ठीक है करा ही दिए थे हम संगम वंश वाला। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सार्डन की हत्या की थी? हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने क्रांतिकारी समूह था, इसने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। अब HRA के बारे में समझते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। ठीक है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और कितने लोगों ने मिलकर इसका स्थापना किया था? सचिंद्र नाथ पाल। देखो नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहीं से लिखो। पहले थे सचिंद्र नाथ पाल, फिर थे नरेंद्र मोहन, तीसरे नंबर पर थे राम प्रसाद बिस्मिल, चौथे नंबर पर थे योगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है। सचिंद्र नाथ पाल, राम प्रसाद बिस्मिल, नरेंद्र मोहन और योगेश चंद्र चटर्जी, ये लोगों ने मिलकर HRA की स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1924 में कानपुर में। और HRA का नाम बदला गया था, HRA से HSRA किया गया था बदलकर। HSRA ये 1928 में नाम बदल दिया गया
HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया गया। ठीक है। और काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी में क्या हुआ था? ट्रेन डकैती हुई थी। ये 9 अगस्त 1925 का है। काकोरी ट्रेन डकैती, ये इल्जाम किसने दिया था? HRA ग्रुप ने। HRA के जो सदस्य थे उन्होंने काकोरी का ट्रेन डकैती की थी 1925 का। ठीक है। और इसमें कितने लोगों को फांसी हो गई? भाई डकैती करोगे और वो भी ब्रिटिशों का, तो फांसी होगी ना। तो कितने लोगों को फांसी हुई थी वो लिख लो। काकोरी ट्रेन डकैती का परिणाम यह हुआ कि लोगों को फांसी तक हो गई। और वो उसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, अशफाक उल्ला खां, फिर राजेंद्र लोहड़ी, राजेंद्र लोहड़ी, और अगले कौन थे? ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर ठाकुर रोशन सिंह। अगला तो ये हो गया। अब बोलते हैं अगले स्लाइड पे। 1 अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी और उन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। तो भीकाजी कामा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने विदेश की धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी जो है सल्तनत की स्थापना की थी। अगला, निम्नलिखित में से देखो 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? ये कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, ये कलकत्ता के टाउन हॉल में। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहमनी वाला हो ही गया। महागोविंद रानडे, जी रानडे किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1775 में। 1775 में कि 1867 में? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नौ सौ 50 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद। हैदराबाद जो था वो पहला राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में किया गया था। 1764 का बक्सर का युद्ध 1764 में 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, बक्सर का युद्ध किया था। तुकारोई का युद्ध, जिसे बजहौरा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में जाना जाता है। तुकारोई का युद्ध, जिसे बजहौरा का युद्ध या मुगल मार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलो फिलहाल में इतना ही सेशन रखते हैं, सेशन को एंड करते हैं, कुछ काम आ गया हमको।